लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। इसमें 3 ही मेन एक्ट हैं। 1952 भाभा कमेटी, 2005 ईरानी कमेटी और कंपनी लॉ कमेटी। इसमें कंपनी लॉ कमेटी में 2 एक्ट आए थे, कंपनी एक्ट 2013 और लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके बाद इसमें टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंपनी लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एमओए, डॉक्ट्रिन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक डायरेक्टर और एक एओए में इसके अल्ट्रा वायरस हम कोई काम करते हैं तो उसको शेयर होल्डर वैलिड कर सकते हैं, लेकिन एमओए और कंपनी अगर इसके वॉइड हम काम करते हैं तो इसको शेयर होल्डर वैलिड नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी एक्ट सेक्शन 6। उसके बाद एमओए अल्ट्रा वायरस अगर हम पढ़ेंगे तो एमओए ऑब्जेक्ट क्लॉज सेक्शन 41C में आता है, इसको शेयर होल्डर वैलिड नहीं कर सकते। इसके बाद अल्ट्रा वायरस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, इसको वैलिड कर सकते हैं शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में एसआर पास करके। इसके बाद कुछ केस लॉ हैं। उसके बाद है अगर लोन गारंटी बोरोइंग एंड अल्ट्रा वायरस रूल। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी अपनी लिमिट से ज़्यादा ये तीनों चीज़ें लेती है तो जो एक रिलेशन होता है डेबिट और क्रेडिट वाले का, ये नहीं होगा क्योंकि उसने लिमिट से बाहर काम किया है। इम्प्लाइड पावर, इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो हमारा एमओए है उसमें सारी चीज़ें लिखी रहें, तो कुछ पावर ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी को अपने आप मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्ट थ्रू एजेंट, ट्रेडिंग कंपनी, पावर ऑफ बोरोइंग, गिव सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इसके बाद पावर विच आर नॉट इम्प्लाइड। अब कुछ पावर है जो कंपनी को चाहिए तो वो लिखनी ही चाहिए, वो लिखी हुई होनी चाहिए तो ही मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। जैसे एक्योरिंग एनी बिजनेस जो सेम हो, अगर कंपनी किसी ऐसे बिजनेस को खरीद रही है जो उसके बिजनेस का ही सेम है तो ये लिखा होना चाहिए। वो किसी एग्रीमेंट में इंटर कर रही हो, अदर पर्सन और कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप और फॉर शेयर प्रॉफिट जॉइंट वेंचर और अदर एग्रीमेंट। टेकिंग शेयर, थर्ड पॉइंट, टेकिंग शेयर इन अदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। मीन्स कोई कंपनी जो वही ऑब्जेक्ट है उसका जो हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट है उसके शेयर लेना। टेकिंग शेयर, फोर्थ पॉइंट है टेकिंग शेयर ऑफ अदर कंपनी वेयर सच इन्वेस्टमेंट ऑथराइज इनडायरेक्टली नॉट बी इंट्रा वायरस इज डन डायरेक्टली। अगर हम इन्वेस्टमेंट फिफ्थ पॉइंट, प्रमोटिंग अदर कंपनी हेल्पिंग देम फाइनेंशियली। अगर हम किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं या हेल्पिंग कर रहे हैं फाइनेंशियली। सिक्स पॉइंट, पावर टू सेल एंड डिस्पोज होली और कंपनी अंडरटेकिंग। पूरी एक कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को सेल कर दे। सेवन पॉइंट, अ पावर टू यूज़ फंड पॉलिटिकल पर्पस, किसी पॉलिटिकल पर्पस में हम फंड दे रहे हों। एट पॉइंट, गिफ्ट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, चैरिटीज़ नॉट रिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मेमोरेंडम। अगर इन सब में हम गिफ्ट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, चैरिटी को ये सब कर रहे हों। देन 9 पॉइंट,
एक्टिंग एज अ श्योरिटी एंड गारंटर, अगर हम ये कर रहे हों, किसी के गारंटर बन रहे हों, तो ये भी लिखा होना चाहिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक, शेयर होल्डर राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। ये टॉपिक यही बोलता है कि अगर कंपनी ने किसी को शेयर ट्रांसफ़र किया और वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो शेयर उसी का रहेगा जिसका पहले शेयर अलॉट था, और उसी के पास अलॉटमेंट की पावर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। अगर अल्ट्रा वायरस कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। वॉइड होगा वो। सेकंड, इंजंक्शन मीन्स वो ट्रांजैक्शन जहाँ भी है वो वैसा का वैसे ही रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। थर्ड, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर की वजह से हुआ है तो पर्सनल लाइबल होगा। मिस एप्लीकेशन हुआ है तो एक क्रिमिनल एक्शन होगा। और फोर्थ पॉइंट है, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी है या गलत तरीके से आई है तो भी वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही रहेगी क्योंकि वो खरीद चुकी है। अगर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग डज नॉट क्रिएट, फिफ्थ पॉइंट है, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग डज नॉट क्रिएट द रिलेशन ऑफ क्रेडिटर एंड डेबिटर। अगर हमने गलत तरीके से या ज़्यादा लिमिट से क्रेडिट या डेबिट किया है तो ये रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ टॉर्ट है। फिर हमारा 6 पॉइंट टॉर्ट है। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे टॉर्ट हो या कोई एम्प्लॉय ऐसा कुछ करता है जिससे टॉर्ट हो तो इसमें कंपनी लायबल नहीं रहेगी। 7 पॉइंट है ग्रांट वायरस, अल्ट्रा वायरस ग्रांट एंड गारंटीज। हम गारंटी नहीं दे सकती कंपनी कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी वो डिविडेंड देगी ही देगी, अगर पहली बात कर नहीं सकती, और दूसरी बात अगर किया है तो वो वाइड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। उसका फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का हमें परफॉर्म इरेगुलर, अगर कोई कंपनी इरेगुलर परफॉर्म करती है इंट्रा वायरस वैलिड शेयर होल्डर तो इसको शेयर होल्डर वैलिड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर कंपनी एक्ट में लिखा है कि वो कोई काम कर सकते हैं और एमओए वो चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है तो हम वो काम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर कोई काम गलती से हो जाए इंसिडेंटल या किसी भी तरीके से और कंपनी एक्ट उसे मना नहीं करता है तो वो काम वैलिड रहेगा। अगर कोई अथॉरिटी डायरेक्टर के पास नहीं थी, लास्ट पॉइंट है, अगर कोई डायरेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी वो काम कर दे लेकिन कंपनी के पास थी वो, तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। इंडोर, नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसमें आउटसाइडर को फेवर करेंगे। इंडोर मैनेजमेंट मीन्स अंदर का देखेंगे इसमें, ठीक है। और इसको हम टॉर्केड रूल भी बोलते हैं। ये 50 ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 176। इसमें है कि अगर कोई डायरेक्टर डिफेक्ट, डिस्क्वालीफाई या किसी भी गलत तरीके से अपॉइंट होता है और ये जब पता चले और उसके पहले डायरेक्टर जितने काम कर चुका है वो सारे वैलिड होंगे, वो वॉइड नहीं होंगे, क्योंकि हम जा के अब उन कामों को तो सही नहीं करेंगे ना, इसलिए। रिलेशन ऑफ कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन ऑफ कंपनी विद मेंबर्स एंड आउटसाइडर।
इसकी अगर आउटसाइडर या कोई अजनबी या अनक्वालिफाइड, सेकंड पॉइंट है अनक्वालिफाइड डायरेक्टर किसी से पैसे ले ले, इन दोनों केस में कंपनी लायबल होगी, कंपनी पैसे देगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉडजेंट एंड इनकम्पिटेंट एक्ट। ये पॉइंट बोलता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं हो कोई काम करने की, तो शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर नॉट अवेयर टू द डिस्क्वालीफाई। अगर उसे पता ही ना हो कि वो डिस्क्वालीफाई है, तो यहाँ पे सेक्शन 176 की बात हो रही है, तो डायरेक्टर ने पहले भी जितने काम किए होंगे वो उन कामों के लिए लायबल होगा। भले वो उस टाइम कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा है, लेकिन वो जितने पहले काम कर चुका है उसके लिए तो वो लायबल होगा ना। और उसके जितने भी पहले वो काम कर चुका है वो सारे वैलिड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? इन जो 4 पॉइंट अभी मैं बोलूँगी, ये चारों आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन सा? वेयर द आउटसाइडर हैड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर कोई इरेगुलर काम हो रहा है उसको पता हो, तो ऐसा अनजान भी नहीं बनना है आउटसाइडर को कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। सेकंड पॉइंट है नो नॉलेज ऑफ MOA। अब कंपनी का MOA तो होते ही इसीलिए है पढ़ने के लिए, अब उसने नहीं पढ़ा तो उसकी गलती। फिर है फॉगरी, मीन्स नकली डॉक्यूमेंट्स कोई बना ले। फिर है नेग्लिजेंसी, कि वो बोल दे कि मुझे तो पता ही नहीं था। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये टॉपिक कंपनी के फेवर की बात करता है। कंपनी मान लेगी कि कोई भी इंसान उसके साथ कॉन्टैक्ट या कुछ कर रहा है तो वो AOA MOA पढ़ के आया है, और अगर समझ में उसको नहीं आया तो पूछ ले। सपोज जैसे आर्टिकल में लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन होनी चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर, बिहाफ ऑफ द कंपनी, और तब भी नहीं होता है तो ये और एक ने भी ये साइन नहीं किए तो ये मॉर्गेज इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। ये टॉपिक ये बोलता है कि शेयर होल्डर कंपनी अलग अलग है। शेयर होल्डर अपने शेयर के मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। कंपनी खुद है, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ पेसिंग द डॉक्ट्रिन व्हील। अगर कोर्ट जो पीछे मेंबर जो डायरेक्टर बैठे वो काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ फ्रॉड करते हैं तो ये व्हील कोर्ट हटा देगी। इसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इन केस में व्हील हट जाएगी। किन किन केस में? जब कंपनी फ्रॉड करे, इम्प्रॉपर कंडक्ट करे, सेकंड पॉइंट गलत काम करके पीछे कंपनी के पीछे कोई छुपना चाहे, थर्ड पॉइंट
कॉन्फ्लिक्ट विथ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। 4th पॉइंट, लायबल टू पे द टैक्स से बच रहे हों वो लोग, टैक्स ना भरना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अगर एक बार उनका विल हट गया तो उनको जितने भी एक्सेप्शन मिलते हैं कि आपको इस चीज़ में ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सारी चीज़ें हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट विल फॉर हाइडिंग क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आप कंपनी के पीछे छुपा रहे हो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड की कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ सेक्शन दिए हैं, वो हम पूरे अभी उसमें पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 464 नॉट अप्लाई टू, किसमें अप्लाई नहीं होता, अब वो देखिए। हिंदू अनडिविडेंट फैमिली, इसमें नहीं होता। और इन केस ऑफ एन एसोसिएट और पार्टनरशिप इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। मतलब अगर एसोसिएट पार्टनरशिप अगर ये प्रोफेशनल बना रहे हैं, प्रोफेशनल मीन्स CS CA CMA, तो इन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 15। उसके बाद अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट अंडर द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट ये सारे क्लॉज की डेफिनेशन है, मैं क्लॉज बार बार नहीं बोलूँगी। सब क्लॉज एंड देन कंपनी 20 में आती है, सेक्शन 20 में आती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्लॉज 21 में आती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 22 क्लॉज 22 में आती है। होल्डिंग कंपनी क्लॉज 46 में आती है। पब्लिक कंपनी क्लॉज 71 में आती है। सब्सिडी कंपनी क्लॉज 87 में आती है। 1% कंपनी क्लॉज 62 में आती है। प्राइवेट कंपनी क्लॉज 68 में आती है। स्मॉल कंपनी क्लॉज 85 में आती है। डोमिनेट कंपनी सेक्शन 45 में आती है। निधि कंपनी 406 में आती है। लिस्टेड कंपनी क्लॉज 52 में आती है। गवर्नमेंट कंपनी क्लॉज 45 और फॉरेन कंपनी क्लॉज 42। नेक्स्ट टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कंपनी। ऑफिसर में कौन कौन आते हैं अंडर ये? डायरेक्टर, मैनेजर, KMP, हर वो इंसान जिसके अंदर लोग काम करते हैं। और ऑफिसर की डेफिनेशन सेक्शन 259 में आती है। KMP में कौन कौन आते हैं? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के एक लेवल नीचे तक सारे लोग KMP में आते हैं। KMP की डेफिनेशन सेक्शन 251 में दे रखी है। प्रमोटर जो कंपनी को स्टार्ट करता है, इसका नेम प्रोस्पेक्टर और एनुअल रिटर्न में यूज़ होता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, एडवाइस देता है, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। प्रमोटर की डेफिनेशन सेक्शन 269 में आती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 में आती है इसकी डेफिनेशन। ऑडिट एंड ऑडिटर, मैंडेटरी ऑडिटर, रोटेशन एंड जॉइंट ऑडिटर 159 में आते हैं। सेकंड सेक्रेटरी ऑडिटर ये 204 में आते हैं। लिस्टेड कंपनी, अब देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑडिट किस किस का होता है। फर्स्ट लिस्टेड कंपनी होता है। सेकंड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। थर्ड पब्लिक कंपनी वो जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। फोर्थ एवरी कंपनी, हर कंपनी पे अवेलेबल होगा जिसने लोन, बोरोइंग,
100 करोड़ या इससे ज़्यादा लेके रखा है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड सेक्शन 118 में आता है। अब आता है ई गवर्नेंस एंड एमसीए। इसमें हम देखेंगे कुछ है, जैसे आरओसी में हम कंपनी रजिस्टर करते हैं, आरडी चेक करता है कि आरओसी सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, इसको शॉर्ट में ओएलबी बोलते हैं। ये जितने भी एसेट्स होते हैं वाइंडिंग अप के टाइम, इनको मनी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको SFIO बोलते हैं। ये फ्रॉड होने के पहले से ही बचाता है कि फ्रॉड ना हो, उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद है द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में NFRA भी बोलते हैं। ये ऑडिट और बाकी चीज़ें देखता है। इसके ऊपर होती है NCLT और NCLAT, यहाँ पे केस आते हैं। तो MCA में क्या क्या होता है, ROC होता है, RD होता है, OL होता है, SFIO होता है, NFRA होता है, NCLAT और NCLT होता है। ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ MCA 21, फ्रंट ऑफिस जो MCA की वेबसाइट है, वर्चुअल फ्रंट ऑफिस, रजिस्टर फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस जो उस वेबसाइट के पीछे फिजिकल काम करते हैं, सर्टिफाइड फाइलिंग सेंटर CFC। उसके बाद पूरे थोड़ी सी कुछ MCA की डिटेल्स दे के रखी हैं, वो मैं कुछ पढ़ देती हूँ। जैसे इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ डाटाबेस, इसमें सारी वेबसाइट दे के रखी है वेबसाइट की। उसके बाद बेटर सुपरविज़न एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस कैसे कैसे करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट सिस्टम, स्पीड होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इफेक्ट ड्यू डिलिजेंस होता है, फिर इफ़िशेंट सर्विस बाय प्रोफेशनल होता है, फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है MCA की सर्विस क्या क्या होती है। तो ये रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी कर देता है। सेकंड, अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN भी ये कर देता है। थर्ड, व्यू मास्टर डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी LLP रजिस्ट्रेशन विद रजिस्टर ऑफ कंपनी। फोर्थ, इंडेक्स ऑफ चार्जेस। फिफ्थ, LLP सर्विस, E-फाइलिंग, कंपनी सर्विस, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट रिलेटिव ट्रेड सर्विस, फाइल एंड पेमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस ऑफ ट्रेडमार्क, इन्वेस्टर सर्विस, ट्रैक SRN ट्रांजैक्शन और भी बहुत कुछ ये कर देता है।